A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 7 लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर फिजिक्स की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप चैनल पर जाकर फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2021 वाली, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 6 तक मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में टोटल 32 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 से सॉल्व करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के पूरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और मैं बहुत ही जल्द अपने दूसरे चैनल पर भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में ये जो आपका चैप्टर है मेजरमेंट, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में होगी। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि तारे की पृथ्वी से दूरी, और वो भी हमें यहाँ पे किलोमीटर में निकालनी है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इजी मेथड बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक रिलेशन पता होना जरूरी है, और ये रिलेशन मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसी रिलेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे प्रकाश वर्ष के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो आखिर प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रकाश वर्ष के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। आपको इस लाइन पे फोकस करना है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर इसके बाद एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता क्या है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये आपका होता है। अब हम आएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पता है कि तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय कितना लग रहा है? समय 5 वर्ष का समय लग रहा है, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो फिर 5 प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 5 प्रकाश वर्ष लिखिए चाहे 5 वर्ष लिखिए, बात एक ही होगी, क्योंकि 5 प्रकाश वर्ष बराबर आखिर हमारा यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? तो 5 प्रकाश वर्ष से हमारा मतलब हो जाएगा निर्वात में प्रकाश द्वारा 5 वर्ष में चली गई दूरी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 5 प्रकाश वर्ष की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 वर्ष लिख सकते हैं। तो फिर 5 वर्ष बराबर आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय कितना है? 5 वर्ष है। तो फिर 5 वर्ष बराबर आपका क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1 प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी। तो यहां फिर 1 प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता क्या है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी की जगह हम इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे अगले स्टेप में। तो देखिए अगले स्टेप में मैंने यहां पे क्या किया? 5 इंटू यहां पे 1 प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी क्या हो जाएगी? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इस 5 की मल्टीप्लाई हम किस में करवाएंगे? 9.46 में। तो 5 की मल्टीप्लाई जब आप 9.46 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 47.30,
या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 47.3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जीरो का यहाँ पे कोई मतलब रहेगा नहीं, जीरो है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो 47.3 ये हम लिख सकते हैं ना। तो अगले स्टेप में देखिए मैंने यहाँ पे 47.3 यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाने पर हमें क्या मिल गया 47.3 इंटू 10⁻15 मीटर, ये आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा। देखिए यहाँ तक अभी हमारा मीटर में है और हमें इसको अब क्या करना होगा, किलोमीटर में हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में हमें बतानी है ना। तो हमें अगले स्टेप में इसको किलोमीटर में चेंज करना होगा, इस मीटर को किलोमीटर में हमें अगले स्टेप में चेंज करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक स्टेप यहाँ पे और समझना है। यहाँ पे क्या लिखा है 47.3 इंटू 10⁻15, तो मैं यहाँ पे पहले ऊपर लिखता हूँ 47.3, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आपका दशमलव है, पॉइंट है, इसको हम एक अंक इधर ले जाएंगे, यानी अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4.73, ये हम कर देंगे। तो मैंने आपको कोटि मान के रूल में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दशमलव बिंदु से पहले एक अंक 4 आपका यहाँ पे है ना, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, ये जो पॉइंट था इसको हम एक अंक इधर ले आए, तो क्या हो गया 4.73। और जब हम पॉइंट को यहाँ पे एक अंक इधर लाएंगे, यहाँ पे पहले आपका क्या था 47.3 था, पॉइंट को हम एक अंक इधर लेके आए 4.73 हो गया। तो यहाँ पे 10 की पावर भी आपकी एक आ जाएगी इनटू में, ठीक है, 10 की पावर एक आ जाएगी। तो ऊपर आपका क्या था 47.3 इंटू 10⁻15 था। तो जब हम पॉइंट को इधर ले आए तो यहाँ पे 10 की पावर एक और ऐड हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो अगले स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, अभी आपका हो गया 4.73 इंटू 10⁻15 था, एक पावर ऐड हो गई क्योंकि पॉइंट हमने एक अंक इधर ले आए पॉइंट को, तो एक पावर ऐड होगी तो 10⁻15 और प्लस यहाँ पे एक पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 10⁻16 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट्स क्या कर देते, मिस्टेक कर देते, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में 4.73 इंटू 10⁻16 आपका हो गया, और इंटू में हमने यहाँ पे क्या किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये मीटर जो आपका था किलोमीटर में चेंज हो गया। मैं आपको समझाता हूं क्यों मैंने यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवाया, ये भी समझ लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 किलोमीटर बराबर आपका क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। 10⁻³ का मान 1000, यानी 1 किलोमीटर बराबर आपका 1000 मीटर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा ना। तो ऊपर देखिए आपका ये मीटर में दिया हुआ था, जब अब इसको चेंज करेंगे किलोमीटर में तो क्या हो जाएगा 10⁻³ से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये किलोमीटर में आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे 10⁻³ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, अभी आपका किलोमीटर में चेंज हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे अगले स्टेप पे आते हैं। तो अगले स्टेप में 4.73 ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए पावर वाला, 10⁻, यहाँ पे +16 है, ठीक है, और इंटू 10⁻, यहाँ पे -3 है, तो प्लस माइनस मिलके आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और जब पावर्स को हम सॉल्व करेंगे तो 16 में से 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 13, और प्लस में आएगा, ठीक है, 13 जो आए 10⁻13 ये प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आया, क्योंकि यहाँ पे जो 10 की पावर 16 है ये आपका ये प्लस का साइन आपका यहाँ पे बड़ा है ना, यहाँ पे 16 है और माइनस का साइन आपका छोटा, यहाँ पे 10⁻³ ही है, तो इसीलिए सॉल्व करने पर हमारा किस में आएगा प्लस में आएगा, यानी 4.73 इंटू 10⁻13 किलोमीटर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 4.73 इंटू 10⁻13 किलोमीटर आपका कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, यही इजी मेथड है। और इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो आपका थोड़ा लंबा मेथड है और वहां पे क्वेश्चन का आंसर भी आपका गलत हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे है, आपसे यहाँ पे पूछा गया कि 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है। आपसे यहाँ पे 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या पूछी गई है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोन बराबर आखिर होता क्या है। तो 1 माइक्रोन बराबर आपका क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, यह आपका होता है। और हमसे पूछा गया कि 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपका क्या होता है
10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, पावर आपकी यहाँ पे प्लस में आ जाती है। बस इतना आपको पता होना जरूरी है और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए आगे मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपका 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है कि 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या बतानी है। तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात माइनस 6 मीटर हमारा था। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 की घात माइनस 6 मीटर था, इसको हम एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने क्या लिखा, इसलिए 10 की घात माइनस 6 मीटर बराबर, इसको हम क्या कर रहे हैं, एंगस्ट्रॉम में चेंज कर रहे हैं। तो 10 की घात माइनस 6 मीटर बराबर, तो 10 की घात माइनस 6 ये आपका रहेगा और इंटू आपका क्या हो जाएगा, 10 की घात 10 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर आपका 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होता है और ये आपका मीटर में है। इसको हम एंगस्ट्रॉम में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 10 की घात माइनस 6 गुणे 10 की घात 10 ये आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो प्लस की पावर, यहाँ पे देखिए 10 की घात जो 10 है, ये पावर ये आपकी प्लस में है और ये 10 की घात माइनस 6 है, ये निगेटिव में है। तो प्लस वाली पावर आपकी बड़ी है यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और लेस होगा। तो 10 की घात 10 में से 10 की घात 6 को हम लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 की घात 4 मिलेगा और वो भी प्लस में आएगा। और एंगस्ट्रॉम प्लस में क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये प्लस का साइन हमारा यहाँ पे बड़ा है, जो 10 की घात 10 है ये पावर बड़ी है, और जो माइनस का साइन यहाँ पे माइनस की पावर जो है ये आपकी छोटी है, तो प्लस में तो आएगा ही। तो 10 की घात 4 एंगस्ट्रॉम ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ 10⁻4 ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको 1 माइक्रोन बराबर पता होना जरूरी था। ये सब मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया है। जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पार्ट्स को अच्छे से कवर किया होगा वो क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। ऑप्शन ए दिया ध्वनि के वेग का, ऑप्शन बी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का, ऑप्शन सी प्रकाश के वेग का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपका यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या पूछा गया कि स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए माइक्रोमीटरी, ऑप्शन बी वर्नियर, ऑप्शन सी पेंच और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो स्क्रू गेज होता है ये पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद होता तो आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी है। देखिए स्क्रू ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्क्रू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पेंच बोलते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ स्क्रू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, स्क्रू को हिंदी में पेंच बोलते हैं। तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। यहां पे आपसे एंगस्ट्रॉम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 10 की घात 16 मीटर लगभग। ठीक है, ये लगभग वैल्यू आपकी क्या होती है 10⁻16 मीटर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ऊपर भी देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 10 की घात 16 मीटर लगभग, ये आपका होता है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। हमें एंगस्ट्रॉम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका क्या होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं तो 1 मीटर में आपके एंगस्ट्रॉम होते 10 की घात 10
ठीक है, पावर आपकी प्लस हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मीटर बराबर आपका क्या होता है, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होता है। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए जो 1 प्रकाश है उस बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपका दिया हुआ ये लिखेंगे, और यहाँ पे इसको हम चेंज किस में कर लेंगे, एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे। तो 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 10 की घात 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, एंगस्ट्रॉम में ये आपका ऑलरेडी चेंज हो गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये एंगस्ट्रॉम में आपका चेंज हो चुका है। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 9.46, ठीक है 9.46 ये आपका ऐसे ही रहेगा, और 10 की घात 15 और गुणे 10 की घात 10 है, तो गुणे में है मल्टीप्लाई में है तो घातें जुड़ जाएंगी, 15 और 10 25 हो जाएगा, यानी 9.46 इंटू 10⁻25 एंगस्ट्रॉम ये आपका यहाँ पे आया है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपको 10 की घात 25 कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका 10 की घात 25 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए समझिएगा यहाँ पे, तो देखिए 9.46 इंटू 10 की घात 25 एंगस्ट्रॉम में है, या फिर ये आपका लगभग हो जाएगा 10 की घात 26 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, आगे हम बढ़ जाएंगे, 25 के आगे चले जाएंगे, यानी 9.46 इंटू 10 की घात 25 यानी 10⁻25 एंगस्ट्रॉम हमारा निकला हुआ है। तो 10⁻25 ये तो आपका ऑप्शन में है नहीं, तो 10⁻25 के बाद आपका आएगा 10⁻26, लगभग के आपका यहाँ पे आ जाएगा 10 की घात 26। देखिए इसीलिए मैंने आपको ये ऊपर लिख के बताया हुआ था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर लगभग के आपका क्या हो जाता है 10 की घात 16 मीटर के। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग यानी 15 से 16 पे चले गए ना, यानी 10 की घात 15 मीटर से 16 पे चले गए। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 10 की घात 25 आया था तो एक अंक हम आगे यहाँ पे घात में जा सकते, 10 की घात 26 एंगस्ट्रॉम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये ऊपर रिलेशन बताया हुआ था लगभग वाला, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा यहाँ पे 25 में आया था 9.46 इंटू 10⁻25 एंगस्ट्रॉम में, तो हम यहाँ पे एक घात आगे बढ़ सकते हैं, 10 की घात 26 एंगस्ट्रॉम के लगभग आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 की घात 26 एंगस्ट्रॉम के लगभग ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 की घात 26 कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया ऑप्शन डी में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि एक पेचमापी का अल्पतमांक 0.0025 मिलीमीटर तथा वृत्ताकार पैमाना 100 भागों में विभाजित है, यानी 100 भागों में विभाजित है। पेचमापी का चूड़ी अंतराल होगा। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पेचमापी का चूड़ी अंतराल होगा। तो देखिए पेचमापी का चूड़ी अंतराल बराबर आपका क्या हो जाएगा, अल्पतमांक। ठीक है, अल्पतमांक गुणे वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या। तो देखिए अल्पतमांक आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, तो एक पेचमापी का अल्पतमांक आपका यहाँ पे दिया है 0.0025, तो अल्पतमांक की जगह हम क्या रखेंगे 0.0025 ये रख दिया। फिर इसके बाद देखिए वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या, तो यहाँ पे लिखा है तथा वृत्ताकार पैमाना 100 भागों में विभाजित है। तो वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या कितनी है, 100 है, बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो आपका अल्पतमांक है ये मिलीमीटर में है, ध्यान रखिएगा। ये अल्पतमांक जो आपका दिया गया मिलीमीटर में 0.0025 ये आपका मिलीमीटर में दिया गया, तो यानी 0.0025 मिलीमीटर और इंटू 100 ये आपका क्या है वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.0025 मल्टीप्लाई बाई 100, तो सॉल्व करने पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिलेगा 0.25 और वो भी मिलीमीटर में, यानी mm में आएगा। तो कहां दिया है 0.25 मिलीमीटर, तो 0.25 मिलीमीटर ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी गई थी, फॉर्मूले में रख देनी थी और आंसर आपको मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि एक पुस्तक के कागज की मोटाई 15 माइक्रोन है, अगर इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे
क्या दिया हो कि एक पुस्तक के कागज की मोटाई 15 माइक्रोन है, यानी यहाँ पे माइक्रोन के बारे में बात हो रही। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक माइक्रोन बराबर आपका क्या होता है। तो एक माइक्रोन बराबर आपका होता है 10 की घात -6 मीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। और एक पुस्तक के कागज की मोटाई कितनी है, 15 माइक्रोन है। तो फिर 15 माइक्रोन बराबर आपका क्या हो जाएगा, 15 माइक्रोन बराबर आपका 15 और गुणे 10 की घात -6। अब ये आपका, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 15 माइक्रोन जो है ये आपका मीटर में चेंज हो चुका है। ठीक है, मीटर में आपका चेंज हो चुका है। अब चलिए अगले स्टेप पे आते हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो यानी अभी हमें ये जो हमने मीटर में चेंज किया, अब इस मीटर को हमें क्या करना होगा, मीटर को हमें चेंज करना होगा मिलीमीटर में। तो क्या हो जाएगा 15, अगले स्टेप में 15 ये तो रहेगा ही, और हम यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये जो आपका मीटर है ये मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 15 गुणे यहाँ पे 1000 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, तो मीटर आपका अब मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा, और गुणे 10 की घात -6 था, ये तो आपका रहेगा ही। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूं क्यों मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया, समझिएगा। देखिए मैंने आपको बताया है 1 mm यानी 1 मिलीमीटर बराबर आपका क्या होता है, 10 की घात -3 मीटर, ये आपका होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तब आपका जवाब क्या होगा। ठीक है, 1 मीटर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर, यानी mm हो जाएगा, यानी 10 की घात 3। और 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 3 का मान 1000 होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करवा दी, ताकि ये जो मीटर आपका है ये किस में चेंज हो जाए, मीटर जो आपका है मिलीमीटर में चेंज हो जाए। तो आई होप आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया है कि 1 mm, ये रिलेशन मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है, थ्योरी पार्ट में डिटेल में बताया था कि 1 mm इज इक्वल टू आपका क्या होता है 10 की घात -3 मीटर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 की घात 3 मिलीमीटर होते हैं। तो 10 की घात 3 का मान 1000 होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका 15 गुणे 10 की घात -6 मीटर में था, तो 15 गुणे, ठीक है, 15 गुणे अगर हम इसको मीटर से मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये जो आपका मीटर है ये मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा, और गुणे 10 की घात -6 ये तो रहेगा ही, और ये मिलीमीटर में आपका चेंज हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए अगले स्टेप में आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 15 की मल्टीप्लाई 1000 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15000 मिल जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे। ठीक है, और गुणे 10 की घात -6 मिलीमीटर में आपका है। तो देखिए मिलीमीटर में तो हमने इसे व्यक्त कर लिया, तो जब मिलीमीटर में व्यक्त करेंगे, अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे कितने सार्थक अंक आपके आएंगे, यह हमें बताना है। तो देखिए सार्थक अंक के सभी रूल मैंने आपको बताए हैं। 10 की घात 6 से हमारा यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, पावर से हमारा कोई मतलब नहीं होता। अब हम देखेंगे 15000 को, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, ये सभी अंक आपके सार्थक अंक होंगे। तो 15000 में सार्थक अंकों की संख्या 5, यानी यहाँ पे अतः सार्थक अंकों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 5 कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सारे रिलेशन अगर आपको पता है तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक कागज की मोटाई 0.0542 सेंटीमीटर है, मापन में सार्थक अंक होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि मापन में कितने सार्थक अंक होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सार्थक अंक का पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, सभी रूल्स मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं थ्योरी पार्ट में। अगर आप लोगों ने थ्योरी पार्ट डिटेल में पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिया क्या, यहाँ पे दिया है 0.0542 में, यहाँ पे हमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रूल क्या अप्लाई हुआ है, रूल मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। ठीक है, सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव बिंदु के पहले आपका कोई अशून्य अंक है, अशून्य अंक से मतलब 1 2 3 4 इससे होता है। तो यहाँ पे तो अशून्य अंक है नहीं, दशमलव बिंदु के पहले आपका यहाँ पे क्या है, ये तो 0 है यानी शून्य है।
शून्य है तो क्या हो जाएगा, अब दशमलव के बाद आपका यहाँ पे जो शून्य आ रहा है उसको छोड़कर सभी अंक आपके सार्थक अंक हो जाएंगे, यानी ये दोनों जीरो आपके सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 5, 4, 2, ये तीनों अंक आपके सार्थक अंक हैं, यानी सार्थक अंकों की संख्या 3, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यांक सर्वाधिक शुद्ध है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यांक सर्वाधिक शुद्ध है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी 4.5 किलोग्राम यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यही पाठ्यांक सर्वाधिक शुद्ध है, ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध पाठ्यांक यही आपका है, ऑप्शन सी। क्यों हुआ, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूं, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप इस क्वेश्चन के आंसर को बड़े आसानी से कर पाएंगे कभी भी आपसे ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप दुकान पे जाते हैं चीनी खरीदने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप दुकान पे जाते हैं चीनी खरीदने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या दिया है, 4500 ग्राम, ठीक है, ये आपका दिया है। तो अगर आप दुकानदार से बोलेंगे मुझे 4500 ग्राम चीनी चाहिए, तो क्या ये बोलने में शुद्ध लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आपका यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या दिया है, 450 गुणे 10 की घात 3 ग्राम। तो अगर आप दुकानदार से बोलेंगे कि मुझे 450 गुणे 10 की घात 3 ग्राम चीनी चाहिए, तो क्या ये बोलने में शुद्ध लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, बोलते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, ये अशुद्ध है। फिर उसके बाद देखिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे दिया है 45 गुणे 10 की घात 3 ग्राम। तो क्या आप दुकानदार से बोलेंगे कि मुझे 45 गुणे 10 की घात 3 ग्राम चीनी चाहिए, ऐसे बोला जाता है, नहीं बोला जाता ना। तो ये भी जो आपका पाठ्यांक है ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 4.5 किलोग्राम। तो अगर आप दुकानदार के पास चीनी खरीदने जाएंगे और उससे बोलेंगे कि मुझे 4.5 किलोग्राम चीनी चाहिए, तो वो तुरंत समझ जाएगा और आपको दे भी देगा, ठीक है। तो बोलने में शुद्ध लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आप ऐसे यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझ गए होंगे क्यों यहाँ पे जो आपका 4.5 किलोग्राम है, 4.5 किलोग्राम है, ये सर्वाधिक शुद्ध है, ठीक है। तो यही आपका सर्वाधिक शुद्ध होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि कोई कण 15 सेकंड में 1.368 मीटर दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे उचित सार्थक अंकों में कण की चाल को फाइंड आउट करना है। तो चाल पूछा है, तो चाल बराबर बेसिक फॉर्मूला आपका क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी हमें कितनी दी गई है, 1.368, दूरी की जगह हम रखेंगे 1.368 और अपन में आपका समय है, समय हमें 15 सेकंड दिया है, तो समय की जगह हम क्या रखेंगे, 15 सेकंड। देखिए दूरी की जगह 1.368 और समय की जगह 15 सेकंड हमने रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये पॉइंट जब हम यहां से हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 संख्या 368 आपकी है, तो नीचे 3 0 आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है 1368 ये लिखा, फिर अपॉन में आपका 15000 यानी यहाँ पे 15000 आपका आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 684, फिर नीचे करेंगे तो 7500 ये आपका आ जाएगा। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ऊपर 342 और अपॉन में आपका 3750 ये आपका आ जाएगा। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 171 और अपॉन में 1875 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया, 171 और अपॉन में 1875 आया हुआ। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डायरेक्ट हमें यहाँ पे भाग करना होगा, ठीक है। तो 171 है तो 171 ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 171 और इसमें हमें डिवाइड किससे करना, डिवाइड करना है 1875 से, इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 171 छोटी संख्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर जाके पॉइंट लगाएंगे, तब जाके हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपका यहाँ पे 1710 आया हुआ है, तो अभी भी ये छोटी संख्या है, अभी भी हम यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, फिर जाके हम यहाँ पे 1 0 और बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, 171 और 00 हो गया, ठीक है। अब बस आगे आपको इसको डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करने पर आपका क्या आएगा मैं आपको बता दूं,
0.091 आएगा। ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जब आप आगे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया 0.0 तक, जब आगे आप डिवाइड करेंगे 91, यहाँ तक हमें जाना, यहाँ तक सॉल्व करना है, तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.091, यही मिलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व करने पर हमारा 0.091 और मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि हम चाल निकाल रहे हैं। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे पूरा डिवाइड करके आपको दिखाया हुआ है, आप यहाँ पे साइड में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिवाइड करके पूरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 0.091 मीटर पर सेकेंड, ये आया हुआ है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। तो देखिए यहाँ पे जो आपका समय दिया हुआ, समय कितना दिया था, 15 सेकेंड दिया था, तो समय में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। तो जब आपकी चाल आएगी तो चाल में भी केवल 2 ही सार्थक अंक हमारे होंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है 0.091, तो यहाँ पे उचित सार्थक अंकों में चाल क्या हो जाएगी, 91 हो जाएगी, 91 और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय में आपके 2 सार्थक अंक, तो चाल में भी यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे आप ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए 0.091 ये आपका दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो क्या होगी, 2 ही, यही दोनों अंक यानी 91, यही तो आपका सार्थक अंक है। क्योंकि देखिए दशमलव से पहले जो आपका यहाँ पे अंक है, ठीक है, यहाँ पे अशून्य अंक आ रहा है, अशून्य अंक से मतलब 1 2 3 4 होता है, 1 2 3 4 तो आ नहीं रहा है, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका शून्य है ना, शून्य है, तो दशमलव के बाद वाले शून्य को छोड़कर सभी अंक आपका यहाँ पे सार्थक अंक हो जाएगा, यानी 9 और 1 ये दोनों सार्थक अंक होंगे। ठीक है, 2 सार्थक अंक ही होंगे। तो यहाँ पे उचित सार्थक अंकों में क्या हो जाएगी चाल, 91 और मीटर पर सेकेंड, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी मीटर पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 सेंटीमीटर नापता है तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्रू गेज से तार का व्यास 0.755 सेंटीमीटर नापता है, तब यथार्थता होगी। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तब यथार्थता होगी। हमें यहाँ पे यथार्थता ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है कि एक विद्यार्थी मीटर पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 सेंटीमीटर नापता है। कितना नाप रहा है, पहला जो विद्यार्थी है वो नाप रहा है 75.5 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्रू गेज से तार का व्यास 0.755 सेंटीमीटर नापता है। तो जो दूसरा विद्यार्थी है वो स्क्रू गेज से तार का व्यास कितना मापता है, 0.755 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यहाँ पे यथार्थता बतानी है। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों में देखेंगे कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 75.5 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 75.5 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या जो है 3 है, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3। और फिर नीचे वाले में देखिए 0.755 सेंटीमीटर, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो जब दोनों मापों में सार्थक अंकों की संख्या समान है तो जो यथार्थता होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, यानी जो यथार्थता होगी समान होगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस जो आपकी यहाँ पे माप दी गई थी, यहाँ पे हमें क्या करना था, सार्थक अंक चेक करना था। मैंने यहाँ पे सार्थक अंक चेक किया, दोनों में सार्थक अंकों की संख्या समान थी दोनों मापों में, तो इसलिए यहाँ पे यथार्थता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में मैंने आपको टोटल 43 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैप्टर का थ्योरी पार्ट भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। अगर इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, वो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।